नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी ब्रजेश पांडे। और आज हम बात करेंगे कि बीजेपी में भगदड़ और योगी चले राम के दर। जी हाँ, अब भारतीय जनता पार्टी में अब ये कहना कोई भी अतिशोक्ति अलंकार नहीं होगा कि वहां भगदड़ मच गई है। रोज एक एमएलए या कोई मंत्री इस्तीफा दे रहा है। आज भी ऐसा हुआ है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में 11 से 12 और विधायक इस्तीफा दे सकते हैं, जिसमें मंत्री भी शामिल होंगे। और अभी तक 7 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। तो ब्रजेश, सबसे पहली बात, ये आज के प्रकरण से हम शुरू करते हैं। आज वाले इस्तीफे के बारे में बताइए। देखिए, मुकेश वर्मा जो शिकोहाबाद से एमएलए हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे में ये भी लिखा है, जो अब हमने पढ़ चुके हैं 2 अलग इस्तीफों में, कि पिछड़ों की, शोषित वंचितों की वो हो रही, लेकिन उसमें लाइन जो एडिशन है वो ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य मेरे नेता हैं और हम उनके जिस पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य होंगे उस पार्टी में हम जाएंगे। तो ये लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य को छोड़ने के बाद जो पहले 3 थे, उसके बाद विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है। भाजपा के लिए सबसे बड़ी चिंता ये है कि जितने लोग छोड़ के गए हैं उसका इलेक्टोरल डैमेज क्या होगा। ये भाजपा के लिए पार्ट 2 है। जो भाजपा के लिए पार्ट 1 वाली चिंता है वो ये है परसेप्शन की चिंता। यदि 3-4 और बड़े कद्दावर नेता जो ओबीसी, यादव माइनस ओबीसी और एमबीसी से चले जाते हैं पार्टी को छोड़कर, तो पार्टी के खिलाफ एक नैरेटिव बनता सा दिख जाएगा कि पार्टी बीजेपी जिस समीकरण को बीजेपी ने इतने अच्छे से साध रखा था 2014 से, और वो 2022 के चुनाव में अनस्टक होता नजर आ रहा है, वो एकदम बिखरता हुआ नजर आ रहा है। और बीजेपी के लिए परसेप्शन ज्यादा बड़ी चुनौती होगी राधा दिन की जितने लोग भाग के गए हैं उनके इलेक्टोरल डैमेज से। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत 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 जिसे कहते हैं कि रेयर होता है कि रूलिंग पार्टी जिसके साथ इतने ज़्यादा लोग हों और लोग छोड़ के जाएं। मैं ये कह सकता हूं कि इस तरह का घटना चक्र एक अलग कॉन्टेक्स्ट पे हुआ था 1980s में। तभी मैं अलग कॉन्टेक्स्ट बोल रहा हूं, जब रूलिंग पार्टी कांग्रेस से लोग छोड़ के गए थे और उसके बाद सबको पता है नतीजा क्या हुआ था। तो ये जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, क्या वो कोई कहानी बता रहे हैं कार्तिकेय? या सिर्फ टिकट का सवाल ये है? कई बार होता है। जैसे आपने पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखा होगा, तृणमूल कांग्रेस छोड़ के लगातार जो भीड़ थी वो भाजपा की तरफ आई और वो उस तरह से इलेक्टोरल परफॉर्मेंस में नहीं कन्वर्ट हो सकी जैसा बहुत लोगों का मानना था कि जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी जो ममता के करीबी थे आएंगे और उनको जोर का इलेक्टोरल झटका देंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। आज भाजपा में अभी तक इसलिए ये अप्रत्याशित है कि भाजपा में आमतौर पर एक बहुत ही डिसिप्लिन पार्टी है। आपने देखा होगा गुजरात का पूरा कैबिनेट बदल दिया। दिल्ली में चुनाव हो रहे थे, दिल्ली में चुनाव में पूरे का पूरा उन्होंने जितने थे कि कह दिया कि ये सारे पार्षद हटेंगे और उनके परिवार के किसी लोगों को, किसी भी आदमी को टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद विद्रोह के स्वर एकदम नहीं उठे। लेकिन उत्तर प्रदेश में, जिसमें भाजपा लगातार 2014 के चुनाव में, 2017 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में जिस तरह का अप्रत्याशित बहुमत लेके आई है, उसके बाद भाजपा से इन लोगों का भागना बिल्कुल भाजपा के लिए चिंताजनक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा मैं कह रहा हूं कि भाजपा में अब तक नहीं हो पाया था, लेकिन ये तीनों लोग जो छोड़ के अभी तक गए हैं और जो कई लोग आने जो फेयर लिस्ट में जल्दी ही शामिल होंगे, वो अपने आप को प्रदेश में उनको मौसम वैज्ञानिक के तौर पे देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस तरफ सत्ता की हवा बह रही है उसी तरफ ये लोग जाते हैं और इसीलिए बीजेपी इस परसेप्शन को कर्ब करना चाहेगी। और इसका फायदा, मुझे लगता है इसका फायदा उन लोगों को होने वाला है जिनके टिकट कटने वाले थे, लेकिन शायद अब इस स्थिति को देख के उतने टिकट ना कटें। ये आर्ग्यूमेंट कई जगह से आ रहा है, लेकिन मेरी राय इसमें बिल्कुल अलग है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे लोग गए थे तृणमूल को छोड़ के, लेकिन उसमें मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में फ़र्क है। पश्चिम बंगाल में कभी भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी और वो लोकसभा के चुनाव के बाद और उससे पहले जब उन्होंने बहुत कोशिश की थी सुभाष चंद्र बोस की मुद्दे को लेकर एक मीडिया नैरेटिव बनाने की, उसके बाद जब ये हुआ तो वो एक न्यू कमर थी। समाजवादी पार्टी न्यू कमर नहीं है। उनके पिता नहीं, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए क्योंकि ये मतभेद है आपके मेरे बीच में। यहाँ समाजवादी पार्टी सत्ता में रह चुकी है, अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो केवल ये कहना कि जो लोग छोड़ के आ रहे हैं वो उसकी समानता है। सत्ता में ज्यादा दमदार मेरी बात खत्म होने दीजिए। तृणमूल की है ना कि नहीं, मेरी बात खत्म होने दीजिए। तो दोनों में फर्क है, मेरा ये मानना है दोनों में फर्क है, क्योंकि कई सारे ट्वीट्स मैंने इस टाइम पे देखे जिसमें लोग तृणमूल से कंपेयर कर रहे हैं, पर मेरा मानना है कि तृणमूल और सपा में फर्क है। ये मैं मानता हूं, क्योंकि तृणमूल पार्टी
सत्ता में थी, बीजेपी नहीं थी। यहाँ तो सपा सत्ता से बाहर है और लोग कह रहे हैं चूंकि बीजेपी के लोग बहुत सारे चले जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में, तो ये बिल्कुल वैसे ही हुआ है जो वेस्ट बंगाल में हुआ। आपने जो बोला कि बहुत कम होता है कि सत्तारूढ़ पार्टी से लोग छोड़ के जाते हैं, उसके जवाब में मैंने बताया कि सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल भी थी और सत्तारूढ़ पार्टी से छोड़कर मुख्य विपक्षी दल जो उस वक्त बीजेपी था पश्चिम बंगाल में और सपा है उत्तर प्रदेश में, वहां जा रही है। लेकिन तो दोनों में बीजेपी कभी पावर में नहीं रही वहां। नहीं तो बीच पावर से सपा भी तो बाहर है। सपा एक ही बार सपा 2007 में केवल आई थी, सपा 2012 में आई थी। उससे पहले उनके पिताजी भी थे, बिल्कुल थे। लेकिन सपा में जिस तरह से सपा में पहली बार यूपी में, जैसे आप अच्छा अब आप इसको रिवर्स देखिए, आप कहिए कि पिछले 25 साल लेफ्ट की सरकार रही, 30 साल वहां रही, पूर्ण बहुमत के साथ पूरी सरकार चली। उसके बाद ममता बनर्जी आई, तीसरा टर्म है, पूरी 5-10 साल से रही। यूपी में पहली 5 साल की सरकार 2007 से 2012 चली। तो इससे पहले कोई मुख्यमंत्री बना 6 महीने के लिए, कोई मुख्यमंत्री बना 12 महीने के लिए, कोई मुख्यमंत्री बना 15 महीने के लिए। आप लब्बो लुबाब आप ये देखिए कि जब आप विपक्ष में होते हैं, जिस तरह से सपा विपक्ष में, उस तरह से वहां भाजपा विपक्ष में थी। और भाजपा, सपा केवल यूपी की पार्टी है, भाजपा एक नेशनल पार्टी है और प्लस पिछले चुनाव में उसने 18 सीटें जीती थी। तो भाजपा का जो दावा था वो भी उतना ही तगड़ा था जितना सपा का यहाँ है। और 18 सीट 40 में से यदि आप 18 से 19 लोकसभा सीट जीतते हैं तो ये ऑलमोस्ट 50% स्ट्राइक रेट होता है उस स्टेट में जहां पर आप नगण्य थे। तो जो असर्शन है, जो आप जिस तरह से बढ़ रहे थे, उसको देख के स्थिति ऑलमोस्ट सेम है। सपा यहाँ विपक्ष में है, वहां भाजपा विपक्ष में। चलिए हम इसमें हम ये कह सकते हैं कि वी कैन एग्री टू डिसएग्री, क्योंकि इसमें बहस लंबी जा सकती है। मैं वापस इस बहस को उत्तर प्रदेश लेकर आता हूं। ये तो सब चल रहा है, क्या यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ चुनाव अयोध्या से लड़ रहे हैं? देखिए क्या होता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि मैं काशी से चुनाव लड़ूंगा, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल था काशी क्यों? क्योंकि आप जानिए कि उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा वो माना जाता है कि यदि आपने वहां साध लिया तो आपके लिए सत्ता का रास्ता बहुत आसान होता है। वहां पर भाजपा की स्थिति बहुत डावाडोल रही है, ऐसी कभी नहीं रही कि भाजपा वहां पे ईस्टर्न यूपी में होल सोल सबसे सॉलिड पार्टी के तौर पे हो। प्रधानमंत्री का काशी से लड़ना एक मैसेज था, क्योंकि काशी दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी है, हिंदुत्व की नगरी है, काशी मरने वाले को मोक्ष मिलता है। तो जो भाजपा का हिंदुत्व नैरेटिव था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और जो उनकी पर्सनालिटी थी उससे पूरा जेल करता रहा। और उसका आपने देखा होगा 2014, 2017, 2019 में भाजपा का जो परफॉर्मेंस था वो भाजपा उस वक्त नहीं कर पाई जब राम मंदिर की प्रचंड लहर थी। उसी तरह जिस तरह से अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने जा रहा है और मंदिर बन रहा है, उस पूरे घटनाक्रम को और जो हिंदुत्व का नैरेटिव है, भाजपा में कई लोगों का ऐसा मानना है कि वो तब सबसे बढ़िया कैप्चर होगा यदि योगी आदित्यनाथ वहां से चुनाव लड़े। अच्छा, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइएगा, इफ माय मेमोरी इज फेलिंग मी। 1991 के बाद सबसे ज्यादा वो विधानसभा सीट जिसमें अब राम जन्मभूमि आती है, पहले जिसे विवादित ढांचा बोलते थे, वो समाजवादी पार्टी के लल्लू सिंह जीतते थे। बिल्कुल ठीक है। देखिए आप चीजों को ऐसे समझिए, जैसे मैं हाँ, बिल्कुल समाजवादी पार्टी वहां से एमपी भी जीत चुकी है, विधायकी भी और जीत शायद चुकी है। लल्लू सिंह ने दोबारा पार्टी बदली, वो ये छोड़ के चले गए। जितने सारे लोग हैं, ये मैक्सिमम लोग सब पार्टी लगातार बदलते जाते हैं सुविधा की सहूलियत के हिसाब से। लेकिन भाजपा का जो असर्शन है, भाजपा को मानना है कि जो आज स्थिति है उसमें यदि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो जो हिंदुत्व का मैसेज जाएगा वो बहुत ही जबरदस्त होगा। यही सवाल पूछना चाह रहा था, क्या वाकई एक चुनाव से वहां से हिंदुत्व का मैसेज जाएगा? अब देखिए, अब वाकई एक ऐसा सवाल है, वो तो चुनाव परिणाम के आने के बाद पता चलेगा। लेकिन जो एक नैरेटिव है, जैसे अयोध्या का नैरेटिव है, अब आप बोलिए कि बीजेपी अयोध्या को क्यों भुलाना चाहती थी? क्या अयोध्या में मंदिर बन जाएगा तो क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत जाएगी? ये एक रिवर्स सवाल है जिसका कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं है। क्योंकि राम टेम्पल जब मस्जिद गिरी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बार बार सत्ता में नहीं आई। मैं वही कह रहा हूं। लेकिन उसमें उसका कारण रिवर्स ये था कि कमंडल पे मंडल भारी पड़ गया। जो कास्ट अरिथमेटिक बनी, वो कास्ट अरिथमेटिक इतनी स्ट्रांग थी कि उसने राम टेम्पल से उपजे जो फायदा जो बीजेपी को नेचुरल मिलता, वो वहां पे ब्रेक मार दिया। तो आप कह सकते हैं कि जो उस वक्त का जो सबसे बड़ी घटना थी वो ये नहीं थी कि राम टेम्पल, उसकी सबसे बड़ी घटना थी कि दो सबसे बड़ी पार्टियां जो जातीय गणना में सबसे आगे होती, उन लोगों ने उसको ब्रेक मार दिया। अदरवाइज बीजेपी एक तरह से पूरी क्लीन स्वीप मार देती। लेकिन क्या आज बीजेपी के अगेंस्ट वो जातीय गणना खड़ी है? बिल्कुल नहीं है। क्या आज सपा बसपा साथ खड़े हैं? बिल्कुल नहीं। और क्या कह सकते हो सपा बसपा साथ लड़ेंगे, चुनाव जिस तरह से हुआ तो उसमें वो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो जो स्थितियां हैं वो कई बार एक स्थिति एक वक्त बहुत पोटेंट होती है, लेकिन 5 साल बाद वो उतनी पोटेंट होगी कि नहीं होगी वो तो बिल्कुल नहीं। बुआ भतीजा चुनाव तो लड़े थे, और जो भाजपा का कहना है
कि चुनाव लड़े, लेकिन उसका क्या परिणाम हो वो सबके सामने है। ठीक है, ये बात हो गई, इस पे भी बात, दो बातें कि होगा या नहीं होगा, लेकिन अब मोटी बात ये आ रही है कि लोग खटखट खटखट छोड़ते चले आ रहे हैं, इनके पास इंटेलिजेंस नहीं है, ये चाहते हैं छोड़ के चले जाए। ये एक सीरीज में कैसे देखिए, छोड़ा जा रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक आदमी को दूसरे बारे में पता नहीं। देखिए, क्योंकि कल मैं एक शो कर रहा था तो मुझे बताया गया कि जब मौर्य साहब ने इस्तीफा दिया था तो उनके जो दूसरे बंधु हैं, दूसरे दिन इस्तीफा दिया, वो उनके ड्राइंग रूम में बैठे चाय पी रहे थे। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज थी कि अभी जब मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन था तो दारा सिंह चौहान ने बाकायदा मुलायम सिंह की एकदम स्तुति करते हुए एक ट्वीट किया था, जिससे ही कई लोगों की भौएं तनी थी कि आखिर इसका ये माजरा क्या है। देखिए, भाजपा में ये काफी समय से चल रहा था। मैं इसे सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप का फेलियर इस सेंस में नहीं मानता कि उन्हें पता नहीं था, मैं इसे इस सेंस में मानता हूं कि पता होने के बावजूद ये इसको कर्ब नहीं कर पाए। जब पत्रकारों में इस चीज की सुबुगाहट थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान और अन्य कई लोग जा सकते हैं, तो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व या राज्य के नेतृत्व को ना पता हो, ऐसा संभव नहीं। आदमी होता है, कई बार होता है कि आप कहते हैं कि देखते हैं नहीं होगा, स्थिति नहीं बदलेगी, तो इन लोगों का जाना पार्टी में इनका टिकट नहीं कट रहा था, तो यह है कि इनके जाने से अब कितना इफेक्ट करता है वो देखने की बात है, लेकिन नैरेटिव को डेफिनेटली डेंट पहुंचा। अच्छा, एक काम और करते हैं, क्योंकि हमने इतनी बातें, इतनी सारी चीजें की, दर्शकों को बताओ आपकी यूपी में केंद्र और राज्य से 6-7 इंपॉर्टेंट लोग कौन है? ये इतना जो डेवलपमेंट हो रहा है, रोज हम बात करते हैं, दिल्ली से और लखनऊ से वो 7-8 लोग कौन हैं जो वाकई इसको लेके चिंतित होने चाहिए, उनकी जिनकी जवाबदेही है यूपी को लेके? यूपी संगठन चुनाव में देखिए ऐसा है कि भाजपा ने इस पूरे उत्तर प्रदेश को कई हिस्सों में बांटा हुआ है, तो जो सबसे ज्यादा, अब आप इसको ऐसे समझिए कि जो मैस्कॉट है उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े जगह चुनाव हो, तो जो फाइनल मैस्कट है वो मैस्कट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वो ही आपका तुरुप का इक्का है, चाहे आप चुनाव जीते चाहे आप चुनाव हारे। नहीं, मैं ऐसे पूछा था उसके अलावा लोगों के नाम बताइए, जैसे कि जनरल सेक्रेटरी वगैरह सब। देखिए, जनरल सेक्रेटरी पे कई सारे लोगों को दिया गया, जैसे धर्मेंद्र प्रधान है, वो ओवरऑल यूपी के इलेक्शन के इंचार्ज है। इसके अलावा स्मृति ईरानी है, अनुराग ठाकुर है जो आईएनबी मिनिस्टर हैं, और तमाम भाजपा के लोग हैं जिनको इसमें उतारा गया है कि जो छोटे छोटे एरियाज उनको दिए गए हैं कि आप इन एरियाज में जाइए, और इतनी ये लोग सब डिविजन्स के हेड हैं। ओवरऑल स्वतंत्र देव सिंह है वो देख रहे हैं, सुनील बंसल है जो आरएसएस से हैं वो देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, बिल्कुल 100% सुनील बंसल है। सुनील बंसल एक बहुत इन्फ्लुएंशियल प्लेयर है वहां पर, और उसके अलावा योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और बाकी सारे लोग भी लगे हुए हैं। टॉप पे धर्मेंद्र प्रधान है, वो कैंपेन कमेटी, उसके जो ओवरऑल कैंपेन का जो स्ट्रक्चर है उसके वो इंचार्ज है, और उसके अलावा सारे लोगों को लगाया गया है कि मिशन उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। और यहाँ इस वक्त संघ के संगठन मंत्री कौन है उत्तर प्रदेश में? संघ में संगठन मंत्री से ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इस वक्त सुनील बंसल पिछले 6-7 सालों से, जब से यूपी में भाजपा की सरकार आई है, तब से वो काफी बड़े कदावर नेता रहे हैं। जब योगी की सरकार आई तो 2017 में शुरू में कई कहानियां आई कि योगी और उनके बीच एक पर्सनालिटी क्लैश हो रहा था, क्योंकि योगी सीएम माने जाते थे। और सुनील बंसल का एग्जैक्ट पद क्या है इस टाइम पे ये मुझे याद नहीं, लेकिन इस वक्त ये है कि सुनील बंसल को सुपर सीएम माना जा रहा था। तो दोनों के बीच में काफी मतलब एक क्लैश ऑफ टाइटन्स और क्लैश ऑफ ईगोज हुआ, जिसमें सुनील बंसल ने, जो संघ में हमने अक्सर देखा है, वो थोड़ा सा बैकफुट में चलेगा, लेकिन अभी भी वो संघ के सबसे दमदार रिप्रेजेंटेटिव हैं जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है। टिकटों के चुनाव में और जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है उसमें उनका बहुत प्रमुख रोल है। यानी ये 3-4 लोग हैं जो मतलब देखिए, टिकट में धर्मेंद्र प्रधान का और इन लोगों का कितना रोल होगा ये मैं नहीं जानता, क्योंकि ये कैंपेन में ज्यादा है कि कौन कहां रैली करेगा, कौन किस एरिया में एग्जीक्यूट करना और माइक्रो मैनेज करना। लेकिन जो टिकट की प्रणाली होगी उसमें दो तीन तरफा आपका फीडबैक मैकेनिज्म होता है। संघ की तरफ से मैकेनिज्म आता है, पार्टी की तरफ से भी फीडबैक जाता है, और आपके जो एरिया के एमपी होते हैं वो भी बताते कि नहीं ये कैंडिडेट अच्छा है बुरा है। तो इन 3-4 फीडबैक मैकेनिज्म को देखते हुए पार्टी इसको वेट करती है कई लेवल पे, और फिर डिसाइड करती है कि किसको टिकट दिया जाएगा किसको नहीं। हाँ, लेकिन जिस तरह से भगदड़ मच रही है, और अभी आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है कि अगले हफ्ते भर के अंदर आप कई और बड़े विकेट गिरते देख सकते हैं। इससे जो इकलौता फायदा हुआ है, जो शुरू में जो इनका कहना था कि कम से कम 30 से 40% लोगों के टिकट कटेंगे, तो मुझे लगता है कि जिनके टिकट कटने वाले थे उनके भाग खुल गए, उनमें से कईयों के टिकट अब नहीं कटेंगे। तो जैसे प्रदेश बोल रहे थे कि कईयों के टिकट कटने वाले हैं, और जो ये बता रहे थे, जैसे सुनील बंसल का नाम लिया, धर्मेंद्र प्रधान का नाम लिया, ये समझिए कि ये वो लोग हैं जिनके चेहरे आप बार बार ज़्यादा और देखेंगे जिस तरीके से फेजेस में चुनाव शुरू होने वाले हो जाएंगे। क्योंकि एक तो प्रक्रिया होती है जैसे बताया टिकट की,
दूसरी होती है एग्जीक्यूशन की, फेस बाय फेस चुनाव लड़ना। तो ये सारे चेहरे आपको ज़्यादा दिखेंगे, ज़्यादा बोलते दिखेंगे, ज़्यादा लखनऊ, ज़्यादा उत्तर प्रदेश में दिखेंगे। तो आप देख रहे थे हमारी एक खास पेशकश, यानी बीजेपी में भगदड़, योगी चले राम के दर, क्योंकि अब वो चुनाव लड़ रहे हैं अयोध्या से, प्रधानमंत्री तो काशी में बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हो राजनीति की जो लय है वो समाजवादी पार्टी वो पिछड़ों की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, यानी माहौल में टेंशन है। अब देखना है कि ये टेंशन, ये टग ऑफ वॉर है, उसमें भारी कौन पड़ता है। लेकिन वो डिबेट होगी किसी और दिन, हो सकता है कल, हो सकता है मंडे। इंतजार करिए और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।